महाशय को यहाँ बुलाना चाहूँगी। साथियों, आप सभी सहयोगियों का ये मिलना जुलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी जवाबदेहिता के रूप में हम लोगों ने आयोजित किया है, क्योंकि हमको ये महसूस हुआ, बहुत लोग पूछते रहे, जिसमें पत्रकार भी है, जिसमें वकील भी है, जिसमें फिल्म मेकर्स भी है, जिसमें गोदरेज के स्कूल से आए हुए प्रिंसिपल और निर्मला निकेतन के भी सभी साथी और श्रमिक जनता संघ के हमारे साथी, और मैं जिन्होंने सहयोग दिया है वो युवा और बुजुर्ग सभी यहाँ हैं। किसका नाम ले लूँ? आज ये 37 साल को याद करते हुए हम लोगों को यही महसूस होता है कि जो भी संघर्ष किया है वो सामूहिकता से किया है। नाम किसी का लिया जाता है, लेकिन हमारे साथ जो संगठन आए, जो संस्थाएं आई, फिर हुआ का वो 1990 का बड़े विकास यात्रा का संघर्ष, जिसमें 21 दिन उपवास तो हुआ, लेकिन देश भर के संगठन वहाँ पहुंचे। और मुंबई में जब 18 दिन का उपवास हुआ था, देवराम भाई नहीं आ पाए क्योंकि काफी बीमार से चल रहे हैं, लकवा हुआ है, लेकिन जो संघर्ष हुआ तो मुझे याद है कि अहिंसक सत्याग्रह पर बहुत सारे लोगों ने, जॉर्ज फर्नांडिस जी से लेकर विद्याचरण शुक्ला जी तक, सभी ने कुछ लिखा था, कुछ कहा था। तो ये जो संघर्ष क्यों करना पड़ा, ये कई लोग आज भी सोचते होंगे कि क्या निकला, 37 साल लड़के आके बांध तो पूरा हो गया, तो फिर क्या मिला। और गुजरात के चुनाव के पहले के भाषण नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जेपी नड्डा, भूपेंद्र पटेल, इनके सबके पढ़कर, या टाइम्स ऑफ इंडिया में जो 2 आर्टिकल्स आए थे अंकलेश्वरी अय्यर के, उनको पढ़कर आपको लगा होगा अरे जो भी ये लोग कहते थे वो सब झूठा निकला। मैं आपको कह रही हूँ, जो भी हम कहते थे और हमारे आदिवासी, हमारे किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक कहते थे, वो हर चीज आज सच निकली। और इससे हम लोग को बहुत सुख नहीं होता है, कुछ अच्छा भी लगता है और कुछ दुख भी होता है। लेकिन आज हम जानना चाहिए कि 37 सालों में शुरुआत यहीं से हुई, जो आज हर एक योजना के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बिट्टू भाई से कल ही बात हुई थी, वो बस रो नहीं रहे थे, बाकी दर्द व्यक्त कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है विकास देश में। जोशीमठ धस रहा है, हिमालय पिघल कर नीचे आ रहा है, नदियां सूखकर उड़ जा रही है, और जहाँ लाभ क्षेत्र कहते हैं वहाँ भी अलग अलग प्रकार के असर उन लाभार्थियों पर हो रहे हैं। तो विस्थापितों की क्या है बात, लड़ाई चलती रहे साथ साथ। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं ये 37 साल में जब हमको लोकल टू ग्लोबल जाना पड़ा, क्योंकि विश्व बैंक के 5% बजट का हिस्सा देने से एक साहूकार जैसे प्रभाव दबाव डालता है, वैसा प्रभाव दबाव डाला गया था, और बिना सभी अध्ययन, बिना नियोजन इस बांध को आगे बढ़ाया गया था, जिसका नतीजा आज ये बांध भुगत रहा है, जो आज अपयशी बांध जाहिर होने की जरूरत है। एक मुद्दे पर बात डिटेल में न करते हुए आपको कहती हूँ कि जब हम लोगों ने विश्व बैंक के सामने खड़ा किया सवाल, क्योंकि उनके जो मिशंस आए, वो मिशंस को हम लोगों को चुनौती तो देनी ही पड़ी, क्योंकि सरकार तो कह रही थी और बार बार आगे बढ़ा रही थी कि विश्व बैंक ने मंजूर किया है, विश्व बैंक ने मंजूर किया है। क्या कहा था विश्व बैंक ने? विश्व बैंक ने कहा था एक लंबी चौड़ी लिस्ट जोड़कर अपने अप्रेजल रिपोर्ट्स को कि ये सब अध्ययन बाकी है, ये सब नियोजन बाकी है, और अगर बेनिफिट, लाभ बढ़ गए, नहीं कम हो गए, और कीमत बढ़ गई, तो कॉस्ट बेनिफिट आंक कर, लागत और लाभ जांच कर, जो लाभ लागत का अपूर्णांक होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है, वो 0 नहीं निगेटिव पर जाएगा। आपको कहती हूँ कि अभी सीएजी का रिपोर्ट आया है, दिलीप भाई आपने इस पर लिखना बहुत जरूरी है, सुरेश चौहान जी भी बहुत कुछ देखकर लिख चुके हैं। सभी को मालूम होना चाहिए कि उस रिपोर्ट ने कहा है कि सरदार सरोवर लॉस में गया है, 6,700 करोड़ का नुकसान हुआ है।
तो जो विश्व बैंक ने अंदाज किया था, उसके बाद हमारा बहुत सारा संघर्ष, कहीं 36 दिन हम रास्ते में थे, कभी 26 दिन थे, कभी 18 दिन का उपवास, कभी 21 दिन का उपवास, सब होते हुए आखिर विश्व बैंक ने 25 जनवरी 1991 को जो मोर्स कमेटी जाहिर की, जो यूएनडीपी के वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में कनाडा के जज और यूके के, ब्रिटेन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट यू ब्रॉडी और अमेरिका के एक असल पर्यावरणवादी कहते, ये सभी ने मिलकर 1.5 साल तक अभ्यास किया निष्पक्ष रूप से। हमारा नाम नहीं लिया। मोर्स कमेटी का पीला बड़ा रिपोर्ट आपको दिखेगा। सभी किताबें बेचने के लिए नहीं, आपको देखने के लिए रखी है कि कितने रिपोर्ट्स आए, कितनी कमेटियां बनी, और इस मोर्स कमेटी ने जो कहा था वो भी आज सच निकला है। लेकिन जो भी बदल गया, मोर्स कमेटी ने क्या, शिल्पा ताई की फिल्म में भी आपको ऐसा ही महसूस हुआ होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। जो पेमा भाई टीन शेड के बारे में दर्द व्यक्त कर रहे थे, उनको ही खुद को 60 लाख रुपया मिला है, और जमीन के बदले जमीन का अधिकार 20,000 परिवारों को मिला, 50,000 करीबन परिवारों को पुनर्वास मिला। आज नर्मदा के ही ऊपर के एक भी बांध में, बरगी से लेकर महेश्वर तक, एक भी बांध में एक भी परिवार को एक भी टुकड़ा जमीन नहीं मिली। ये सब कैसे हुआ? जो बताया आपको 60 फीट बाय 90 फीट का, यानी 5,400 चौरस फीट। मुंबई के लोग तो चकित हो जाएंगे, इतना बड़ा हाउस प्लॉट, घर के लिए भूखंड जो मिला है हजारों परिवारों को। लेकिन आज भी जो बाकी है, हमको लड़ना पड़ रहा है। और बाकी क्यों है? इन्होंने नहीं सही विस्थापितों का आंकड़ा सोचा, नहीं सर्वेक्षण सही किया, नहीं सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र सही दिए। इतने झूठ शपथ पत्र की 2009 से इन्होंने बताया बैलेंस 0। 32,000 इतने परिवार थे, तो पुनर्वसित 32,000 उतने परिवार हो गए, बैलेंस 0। बाद में वो कॉलम हटा दिया और नीचे फुटनोट में डाल दिया कि जमीन का हक मिलना बाकी 2,143 परिवार। लेकिन वो भी झूठा था। और हर बार सुप्रीम कोर्ट में 1994 से 2000 तक जो केस चली, और उसके बाद 2002 से अभी 2017 और 2019 तक हमारी जो केस चली है, हमारे प्रो बोनो एडवोकेट्स और हम सब एक्टिविस्ट मिलकर जो डेटा धरातल से आता है उसका विश्लेषण करते हुए जो आगे बढ़ी, उसी के कारण इनकी पूरी पोल खोल हुई और इनको एक बाजू झूठा 0 बैलेंस। अभी 8 तारीख को नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी जो अंतरराज्य अथॉरिटी है, जिसका पैसा हर राज्य देता है, उसकी बैठक में भी हर एजेंडा में जो मेरे पास है, आप बताएं, देखेंगे कि जितने परिवार वो दिखाते हैं उतने परिवार पुनर्वसित बताते हैं। लेकिन 2009 के बाद हजारों लोगों को पुनर्वास मिला है। आज भी हमारे हर महीना 1.5 महीना मध्य प्रदेश में 5 घंटे और 7 घंटे मीटिंग चलती है, टेस्ट चलती है। 500 से 1000 लोग बैठे रहते थे, अभी 3 दिन उसके पहले अगस्त से लेकर। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ट्रिब्यूनल का फैसला था अंतरराज्य नदियों के संघर्ष में, कावेरी हो कि ब्रह्मपुत्रा हो कि गोदावरी हो, कृष्णा हो, हर नदी में ट्रिब्यूनल जो स्थापित होता है वो पंच होता है, पर पंच का फैसला कानून होता है, और उस कानून में जो लिखा है वो देना होता है। लेकिन कितनी कमजोरी इस प्रकार के ट्रिब्यूनल की भी होती है। एक तो ट्रिब्यूनल कभी भी गैर शासकीय लोगों को जिसमें विस्थापित भी है सुनते नहीं है। ये उस कानून की कमजोरी पर हम सब लोगों ने सवाल उठाना जरूरी है। क्योंकि कृष्णा में 2005 में बाढ़ आई, हमने अध्ययन किया, रिपोर्ट निकाला। पिछले साल जो महाराष्ट्र में बाढ़ आई 3 जिले में, हमने 3 जिलों का पूरा अभ्यास करके रिपोर्ट निकाला। अभी हमने कोसी का रिपोर्ट है जो मेरे पास है। एक एक नदी को हम देखते हैं तो सही अध्ययन भी नहीं होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, या हम ही ने 1894 का कानून रद्द करवाने के लिए लड़त दी, और नंदीग्राम के संघर्ष के बाद आखिर 2 महीने दिन रात हम जंतर मंतर में बैठे, तब 2013 का कानून आया। लेकिन आज 2013 के कानून में जो हमने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए,
सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों प्रकार के आघातों का पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। ये जो शर्त उसने भी डाली है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ सरदार सरोवर में? सरदार सरोवर में इस प्रकार के एक एक मुद्दे को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के कांग्रेस ने, संसद ने भी हमको संसदीय समिति के द्वारा सुना। विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अलग अलग राष्ट्रों के डायरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने भी हमको सुना। डिस्टर्ब मत करना है, नहीं करना कोई जरूरी है, ये भी सुना। और तो और कलेक्टर से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और हर प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने हमको सुना, उन सब लोगों को हमने साबित करके बताया कि जो दे रहे हैं आप कोर्ट में भी एफिडेविट्स वो झूठे हैं। तो न्यायपालिका तक जाने में हम लोगों ने क्यों देर लगाई? हमने तय किया कि तभी चाहेंगे जब संगठन सशक्त होगा, नहीं तो अगर बूमरैंग होगा, वो अगर एक थप्पड़ मारेंगे तो हम लोग पीछे ढकेले जाएंगे। आपने कल का जजमेंट देखा होगा सुखा कि बहुत सारी चीजें इलीगल होते हुए भी जजमेंट कैसा आता है, तो कोर्ट का कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में जनता की अदालत में हम लोग रहे और जिसमें आप भी हाजिर थे। आप में से कई लोग उसमें जज की भूमिका निभाए, किसी ने आर्टिकल लिखे, किसी ने किताबें लिखी। बंगाल से लेकर अलग अलग केरल तक के लोगों ने किताबें लिखी हैं। सब तो हम ला नहीं पाए, पर गुजरात के भी ज्योतिबाई देसाई जैसे ने किताबें लिखी है। तो क्या कहें, ये समर्थन लेते लेते हम लोग लड़ते रहे। पर आपको ये भी मालूम हो कि ये जो ग्लोबल तक यानी विश्व बैंक तक हम लोग पहुंचे, तब हमने बांध रोका। ये मोदी जैसे सरकार का प्रचार कितना झूठा है वो आप सब लोगों को जानना जरूरी है। विश्व बैंक ने खुद मोर्स कमेटी जो अपॉइंट की, जिसका मैंने जिक्र किया, वो तभी की ना जब हम लोग 5000 लोग 21 दिन के उपवास के साथ सीमा पर बैठे थे। पुलिस हर किसी टुकड़ी को गिरफ्तार करते थे और जो हाथ काले रबीन से बांधकर अहिंसक सत्याग्रह बंद कर जाते। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये नारा देते हुए, लेकिन उनको राजस्थान में छोड़ते थे, दाहोद में, गुजरात में छोड़ते थे, वहां से पैदल चल के आते थे। ऐसे संघर्ष जो बांध तक हमको पहुंचा तो नहीं दिया, लेकिन कभी कभी हम लोग 80 किलोमीटर चलकर, हमारे साथी भादर से शुरू करके बहनों के साथ बांध पर भी पहुंचे तो गिरफ्तार हुए 7000 लोग। और बहुत सारे इस प्रकार के अहिंसक सत्याग्रह जिसमें उपवास कितने हुए, जेल कितनी लगी, और जन सत्याग्रह 1990 से चालू होकर क्यों हमको आगे बढ़ाना पड़ा? क्योंकि एक एक निर्णय भी कोर्ट का हो कि ट्रिब्यूनल का हो, उसके अमल के लिए जीवटता से लड़ना पड़ता है। और इसीलिए जिन महिलाओं की बात कमल जी ने कही, आज कहीं भी हमारी बड़ी रैली होती है, 18 सितंबर को रैली हुई तो पेंडॉल को महिलाएं भर देती है, भाइयों को खड़े रहने की जगह नहीं होती है। ये जो महिलाओं की ताकत और जीवटता है, उसके बिना हम नहीं रह सकते थे। ये बात संयुक्त किसान मोर्चा ने भी देखी कि 40,000 महिला 8 मार्च को पहुंची थी चारों 5 सीमाओं पर। तो साथियों, इसमें बहुत सारी बातें न करते हुए मैं यही कहूंगी कि जब भी हमने संघर्ष किया, हमने संवाद को कभी भी नकारा नहीं। वीपी सिंह जी का उदाहरण खास देती कि जब बाबा आमटे जी जब आए, हमने घाटी में स्वागत किया। हमने बाबा की गाड़ी का स्वागत करने के नाम पर हम लोग परिक्रमा कर रहे थे ट्रैक्टर की। हम बीच में उतर के हम लोगों ने खलघाट बॉम्बे आगरा रोड रोका 28 घंटे तक, और उसके बाद बाबा को हम लोग लेके गए, क्योंकि सभी ने लिखित में हमको आश्वासन दिया कि इस बांध पर पुनर्विचार हो जाए। वो वही दिन था जब सुंदरलाल पटवा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का शपथ विधि था, लेकिन सब कुछ झूठ निकला। प्लानिंग कमीशन ने हमको जो आश्वासन दिया था वो भी झूठ निकला, जिसमें टीएन सेशन साहब थे। टीएन सेशन साहब जब पर्यावरण सचिव थे, तब उन्होंने कहा था कि आप मेरी आंखें हैं, आप मेरे कान हैं, आप मेरे नाक हैं, मैं आपके द्वारा ही सूंघ कर जाऊंगा। निश्चित उन्होंने जब मंजूरी दी तब मजबूरी से दी, पर शर्तें डालकर दी, जिन शर्तों को लेकर आज तक हम लोग लड़ रहे हैं, ये बताते हुए कि सशर्त मंजूरी एक खेल होता है। पुनर्वास की योजना से लेकर जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट,
जिसके बिना गाद से जलाशय भर जाता है और 50 साल भी नहीं जीवित रहता है। कमांड एरिया डेवलपमेंट लाभ क्षेत्र में नहरों की टूट फूट और जल जमाव और क्षारीकरण आज गुजरात के कई लोग भुगत रहे हैं। ये सब जो होता है, और हमने कहा था सी इनग्रेस, समुद्र अंदर आएगा। अगर इतनी बड़ी नदी को इतने बड़े बांध से रोका जाएगा तो वही हुआ है, पर वो शर्त डालकर मंजूरी देना गलत साबित हुआ है। सिस्मिसिटी, भूकंप का खतरा, आज आप देखेंगे तो सिस्मोलॉजिकल सेंटर जो है उसमें भंगार पड़े। एक मशीन लगाई है, सब डेटा गांधीनगर जाता है। हाँ, वो गांधी का नगर नहीं है, वो मोदी नगर है। लेकिन वहां कुत्ते के साथ, बकरियों के साथ वॉचमैन रहते हैं। ऐसे है वो सेंटर हमारे ऑफिस के सामने। पर भूकंप के खतरे बढ़ रहे हैं। एक अधिकारी ने हमको कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ ये नौकरी, मैं नहीं रहूंगा शहादा के पास महाराष्ट्र में भी, क्योंकि भूकंप 3 रिक्टर स्केल से ज्यादा इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, क्योंकि नर्मदा, पूरी नर्मदा सोन भूकंप प्रवण क्षेत्र पर है। आज मुंबई में मुलुंड से मानखुर तक भूकंप प्रवण क्षेत्र बताया जा रहा है। अब वो मेट्रो के कारण है कि किस कारण है वो देखने की बात है, लेकिन नर्मदा के तो बहुत सारे अध्ययन ये बता रहे हैं जो खतरा आज यही गांव में दिनों तक धड़ाधड़ होकर रात को बच्चे और बहनों को बाहर आकर सोने की नौबत आती है, इस प्रकार से हो चुका है और होता रहा है। तो साथियों, ये हर मुद्दे पर अध्ययन नहीं, प्लान नहीं, 2 साल में पूरा करेंगे ये कहकर जब मंजूरी दी गई तो वही गलती थी, और इसके कारण आज की स्थिति क्या है। नर्वास तो हमने ले लिया, हमारा नारा नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ। हमको दोनों को बचाना है, प्रकृति को और प्रकृति पर निर्भर मानव को। बिरसा मुंडा ने अपनी जान क्यों गंवाई जेल में? 25 साल की उम्र में जल जंगल जमीन बचाने के लिए अंग्रेज सरकार से, ये काले अंग्रेज उससे भी भयंकर विकास के उदाहरण थोप रहे हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए इन्होंने जिस प्रकार से सरदार सरोवर को आगे बढ़ाया है उसकी हकीकत आपको सुननी चाहिए। पुनर्वास में जो हमने लिया है वो किसी भी दुनिया के बांध में नहीं मिला है, ये हम मंजूर करते हैं, पर उसका हमें बहुत गर्व करने की जरूरत नहीं है। विश्व बांध आयोग की आयुक्त रहने से मैं आपको अधिकृत रूप से ये कह रही हूँ, ये केवल चढ़ा बढ़ाकर बताने की बात नहीं है, पर 3 गॉर्जेस की अधिकारी, विश्व बैंक के सलाहकार, ऑस्ट्रेलिया के एक सीईओ जो नदी वैली पर काम करते थे, ये सब हम लोग जो 12 कमिश्नर्स थे, नेल्सन मंडेला के साथी कादर असमान के साथ, उनकी वर्ल्ड कमिश्नर डैम्स की रिपोर्ट, जो बड़ी रिपोर्ट की कॉपी यहाँ रखी है, एक छोटी हिंदी में कॉपी भी रखी है, आप देख सकते हैं। अभी वेबसाइट पर भी नहीं मिलती है, ऐसा मुझे किसी ने कहा, लेकिन उसमें भी यही साबित हुआ है कि बड़े बांधों का जो चढ़ा बढ़ाकर बात होती है वो लाभ सही नहीं निकलते हैं और कीमत बढ़ती है। सरदार सरोवर में क्या हुआ ये देखकर हम लोग दुनिया की खबर फिर से ले लेंगे। सरदार सरोवर पर 4200 करोड़ की लागत थी। 1983 में टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी और उसमें लिखा था कि हमको 6 महीने में रिपोर्ट देनी है, क्योंकि विश्व बैंक का निर्णय जरूरी है। इसलिए ये कहा गया, तो हमारे पास सब डेटा नहीं है, तो हम नर्मदा के बदले तापी नदी का डेटा इस्तेमाल करके ये रिपोर्ट देते हैं। और उसमें पुनर्वास पर एक परिच्छेद था कि 11 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आज आपको बताएं, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है विस्थापन पर, पुनर्वास पर, क्योंकि हमने ट्रिब्यूनल में जो था केवल भूमि धारक जमीन मालिकों के लिए था, जिनको ये किसान मानते हैं। हम खेत मजदूर को भी किसान मानते हैं, मछुआरों को भी किसान मानते हैं, हम पशुपालकों को भी किसान मानते हैं। हमने सभी भूमिहीनों का अधिकार लिया, तो कुम्हारों को जमीन दी जाएगी, नावड़ी वालों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, कार्ड बनाया जाएगा, मजदूरों को भी प्लॉट मिल गया, जिसको अपात्र किया था उनको छोटा प्लॉट भी दिया गया। लेकिन आज जो बाकी हैं उनको 2017 में जो आदेश दिए गए, जिस साल हमने 17 दिन तक उपवास किया था 12 लोगों ने, और फिर जेल में 15 दिन भुगते थे, उस साल घोषित किए हुए आदेशों में से कई आदेशों का पालन आज तक बाकी है, तो लड़ना पड़ रहा है। पर आज 4200 करोड़ लागत का बांध 60,000 से ज्यादा करोड़ रुपया खर्च कर चुका है।
और CAG का रिपोर्ट आया है कि 6,700 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन इस बांध का लाभ कहाँ मिला है? महाराष्ट्र की बात से शुरू करना चाहिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर से एक बूंद पानी पर अधिकार नहीं। जो अधिकार है लाभों के बंटवारे में वो केवल बिजली है। जितनी बिजली बनेगी उसके 27%, 27% महाराष्ट्र को, 56% मध्य प्रदेश। आज कोई बिजली नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र मांग रहा है 450 करोड़, मध्य प्रदेश मांग रहा है 900 करोड़। अगर पैसे की लेन देन करनी थी तो इतना बड़ा विनाश, इतना बड़ा नुकसान और इतना बड़ा बांध क्या जरूरी था? आप सोचिए। पानी पानी पानी, लेकिन पानी किसको मिला? ये कहते थे गुजरात चुनाव के पहले कि कच्चे में पानी जाने से हमने रोका, अरे हम इतने पावरफुल है क्या? लेकिन कच्चे में तो पानी पहुंचा सालों पहले। पानी दिया गया अदानी के 4 पोर्ट्स को। अब अदानी के और पोल खोल करने की अब जरूरी नहीं है, पूरा देश जान रहा है। जिंदाल स्टील को दिया, कच्चे के कुछ शहरों को दिया। हम कच्चे के दुश्मन कभी नहीं रहे। कच्छ में भूकंप आया तो तीसरे दिन हमारी 100 टुकड़ियां पहुंची थी कच्छ में, और उस पर दिलीप डिसोजा जी ने जो लिखा अभी मैंने देखा कभी, तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं तो ये तो कहते हैं हम कच्छ विरोधी है। जिस कच्छ के तोरणिया गांव में भरूच जिले के, बचाव जिले के हमने काम किया, तो सब लोग हमारे दिल से जुड़ गए थे, जो एक दिन में जुड़े थे। और डायमंड मर्चेंट्स आकर कह रहे थे, मालूम है ये कौन है? ये तुम्हारा पानी रोकने वाले हैं। तो एक फॉरेस्ट गार्ड खड़ा रह गया हमारी रात की मीटिंग में, जिसमें हम एक घर में 10-10 लोग मौत हो चुकी थी। तो हम शांति से गीत गाकर एक माहौल बना रहे थे। तो ये आ गए और ये बोलने लगे। गाँव वालों ने उनको पहचाना नहीं था, लेकिन एक फॉरेस्ट गार्ड खड़ा होकर बताया, आप नहीं जानते हैं ये डायमंड मर्चेंट्स है। यही लोग हैं जिनके चलते हुए कच्छ को पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। आज भी कच्छ के एक भी किसान को पानी नहीं मिला है। जो बांध के नहर बनी है और उसकी ब्रांच नहर बनी है, उसके एक ब्रांच नहर का उद्घाटन चुनाव सामने आते ही मोदी जी ने आकर किया और 24 घंटे में वो नहर फूट गई। लेकिन जो छोटी नहरों का जाल है, वो हजारों किलोमीटर का जाल आज भी बनाना बाकी है। इसकी सबसे ज्यादा पोल खोल किसने की होगी? तो कच्छ के किसानों ने की है। सौराष्ट्र के किसान कहते हैं कि कैसे टूट फूट होती है। उनको मेन कैनाल पर पंप लगाकर पानी लेने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और इसीलिए बहुत शंकित थे कि गुजरात के वोट मिलेंगे क्या नर्मदा के मुद्दे पर। इसलिए हमको उन्होंने एक मोहरा बना दिया जिसमें हंसे कि रोए समझ में नहीं आता है। पर साथियों, ये सब हकीकत ये बताती है कि सही जरूरतमंद इलाकों तक पानी बड़े बांधों का नहीं पहुंचता है। उल्टा सी इनग्रेस समुद्र अंदर आया है तो 60 किलोमीटर से भी आगे आया 2013 में। वहां के 6000 मछुआरे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने जब रैली निकाली हमको खास ले आए और कलेक्टर ने हमको कान में बताया कि हम तो आपके साथ हैं। उनका तबादला, लेकिन आज तक उनको भी लड़ना पड़ रहा है। जो सभी गुजरात के हैं, जो बांध के नीचे वास के हैं, 151 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले। आज गुजरात के विस्थापितों ने चुनाव चालू होते हुए उपवास पर रखा था धरना, जो दिनों दिन चला। कोई एक भी उनको बात करने के लिए नहीं मिला। तो साथियों, बहुत सारी बातें आज भी चल रही है। हर राज्य में न्यायाधीश बैठे हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी, और मध्य प्रदेश में 5 न्यायाधीश बैठने चाहिए। पिछले साल भर से करीबन एक भी न्यायाधीश नहीं है। कई महीनों हाई कोर्ट में केस लगे। किस किस पर हम कोर्ट में लड़ते रहे, पर कानूनी और मैदानी दोनों लड़त एकत्रित करके ही जो हासिल हुआ है वो हासिल हुआ है। बस आखिरी मुद्दा है आज की चुनौतियां। जो उर्वरित पुनर्वास है वो भी चुनौती है, हम छोड़ नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कब तक नर्मदा नर्मदा करते रहोगे। चलो, अभी राष्ट्रीय सवाल है सांप्रदायिकता का, क्लाइमेट चेंज का, उसमें काम करो। लेकिन हम नहीं भूल सकते जो आंखों के सामने हमारे आदिवासी है, उनको भी, किसान भी, मजदूर भी, पशुपालक। लेकिन उसके अलावा नर्मदा बचाव का क्या हो रहा है?
आपको बताया वही भाई ने कि नर्मदा का पानी आज पीने लायक नहीं है। मुंबई से बहन बैठी है यहाँ, उसकी मदद से हम लोगों ने टेस्ट करवा ली, तो अजनार उपनदी से लेकर कारन उपनदी और नर्मदा तक जो एफ्लुएंट्स आए हैं इंडस्ट्रियल स्टेट से फेंके हुए, जिस पर एक ढाबा वाले ने बहुत कमाई की है, एक डंपर पर 40,000 रुपए, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो भक्त था, लेकिन उसके ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन आज भी वो प्रदूषण जो नर्मदा में आया है, उससे नर्मदा का पानी पोर्टेबल नहीं है। हमारे पास उसकी कॉपीज है, आपको राजा भाई हमारा कार्यकर्ता दे सकता है। इतना ही नहीं, आज जो रेत खनन चल रही है देश के तमाम नदियों में चल रही है, नदी के अंदर भी चल रही है, नदी किनारे चल रही है। हमने खुद 2013 से केस लड़ी, उच्च न्यायालय के मध्य प्रदेश के स्टे ऑर्डर्स हमारे हाथ में है, एनजीटी के ऑर्डर है, लेकिन राजनेता खुद जबकि माइनिंग के माफिया बन गए हैं, कौन बचाएगा नर्मदा को, कौन बचाएगा हर नदी को? आप समझिए, अभी हमने जल जंगल जमीन और विकास पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन लिया, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ की यात्रा के बाद जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के द्वारा, उसमें हर नदी में अब सैंड माइनिंग से लोग त्रस्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2012 का, एनजीटी का फैसला है। जैसे सैंड माइनिंग होता है, जल चक्र खत्म होता है, नदी सूखी जाती है, कैंसर या टीबी ग्रस्त इंसान की तरह। आज नर्मदा की वही हकीकत हो रही है। नर्मदा भी सूखा और बाढ़ का चक्र भुगत रही है। तो मत्स्य व्यवसाय की बात हम कर रहे हैं, हमने एक ही बांध है नर्मदा में कि हम ठेकेदार को पांव नहीं रखने दिया। वो लूटते हैं मछुआरों को, 25 से 35 रुपया किलो देकर और 50 करोड़ साल में कमाते हैं। और हमारे मछुआरे ने आज यहाँ श्यामा बहन होती, द्वार की बहन होती, तो बहुत जोरदार आवाज उठाती, लेकिन आज इतनी महिलाएं लड़ रही है तो भी खतरा है। खतरा यही है कि मध्य प्रदेश में अभी तक महाराष्ट्र ने दिया है वैसा कोई सपोर्ट नहीं दिया है, पर 31 सोसाइटियां हैं महाराष्ट्र में, 20-21 सोसाइटियां हैं, 20 का संघ बन गया है। पर अलग ही चर्चा चल रही है कि गुजरात चाहता है कि तीनों राज्य मिलकर फिशरीज चलाए। ये तो एक साजिश है कंट्रोल करने की। गुजरात का दूसरा प्रपोजल है, पहले ही नर्मदा सूखती रही है आज के ऐसे गर्मी में, तो वो चाहते हैं 3 गुना पानी नीचे वास के लिए छोड़े। जो सब बातें मैं अभी डिटेल में न जाते हुए कहूंगी, ये फिर खतरा है कि ऊपर की पूरी घाटी जिन्होंने त्याग किया है अपने जंगल का, अपने जमीनों का, अपनी खेती का, अपने गांव का, उस दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। मत्स्य व्यवसाय नहीं, सिंचाई पर भी असर होगा। एक क्रूज चलाने की बात चल रही, अब पूरा ध्यान हर नदी पर पर्यटन पर है। टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री और उनको सब कंसेशन मिलते हैं, तो यहाँ क्रूज चलाने की बात है। तो पहला क्रूज तो मोदी जी का चला नहीं, वो गंगा में धंस के बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ जो क्रूज चलाने वाला राज्यसभा का सांसद है, वो मंजूरी न मिलते हुए पूरे प्रचार कर रहे हैं, होटल्स बनाना चाहते हैं, मॉल्स बनाना चाहते हैं। मणिबेली में जहाँ हमारे ऐसे बच्चों की शाला, सबसे पहली शाला चल रही है, वहां भी एक बियर शॉप का पूरा प्लान मंजूर करवा ले रहे हैं। आप सोचिए कि क्या होगा नर्मदा का। एक प्रेस कटिंग आपको दिखेगा कि नर्मदा नर्मदा नहीं रहेगी, ये हालत हो रही है। ये बड़े बांधों की पूरी लाभ हानि की स्थिति ही नहीं, पर्यावरण पर जो असर होता है और समाज पर जो असर होता है, वो देखकर जानकर, एक सालमन मछली के लिए नहीं, कि पूरे अध्ययन के साथ अमेरिका ने 1000 बांध तोड़े, तब जो हमारे विरोध में सतत लिखते थे वो भरत झुनझुनवाला ने किताब लिखी है, जो भी आपके देखने के लिए वहां रखी है। आज वो गंगा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथी बन गए हैं। लेकिन समझिए कि महाभारत, अमेरिका ने जो टेनेसी वैली का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके आधार पर हम चलते रहे। अब अमेरिका ने 1000 क्या, लेटेस्ट फिगर है 1800 बांध तोड़कर नदियों को निर्मल रहने दो, नदियों को अविरल बहने दो, ये जो नारा है, उस दिशा में अपने कदम रखे हैं 1994 से। और जब हम लोगों ने वर्ल्ड कमीशन ऑन डाइट्स के तहत उनसे बात की थी, जो प्रमुख थे डैनियल बियर्ड, उन्होंने कहा था ये मत समझिए कि हमने एक सालमन फिश के लिए बांध बनाना रोक दिया है,
हम पूरी इकोनॉमिक्स देखकर बांध बनाना रोका है। यूरोपियन देशों में 4000 से ज्यादा बांध खत्म कर दिए हैं, डीकमीशनिंग हुआ है, तो हम क्या करें। लेकिन यहाँ आज भी ऊपर के 6 बांध जो रद्द किए थे फिर से चालू किए हैं। तो एक बसानिया जैसा बांध है, चिंकी जैसा बांध है, हमारे साथी राजकुमार सिन्हा जी आप भी वहाँ एक्टिव है। आज वो सब हम के सम्मेलन में आकर बात करते हैं। तो वहाँ आज बहुत ही जबरदस्त आदिवासियों का आंदोलन चला है। जो ग्राम सभा का अधिकार है, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, ये अपना नारा रहा है। पर आज तक वनाधिकार कानून, ऐसा कानून सबके तहत एक एक का प्रशिक्षण करवाने के लिए हम लोगों ने जो फोटो लगाए हैं आप देख सकते हैं, करने के लिए हमको लड़ना पड़ता है। खुशी की बात है कि जीवनशाला से जो बच्चे निकले हैं, युवा साथी बन गए हैं, वो केवल एक पॉलिटिशियन ऐसे दिखावे के नहीं बने हैं, उन्होंने एक एक पंचायत जीती है। पुनर्वसाहटों में आज रेवा नगर हो, नर्मदा नगर हो, तरावद हो, कि कौन सी चिखली नहीं है, जीवन नगर हो, सभी में, तुवाड़ी में भी हमारे ही पंच सरपंच बन गए हैं। लेकिन आज वो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतें चलाने वाले ग्राम सभा का अधिकार जाने और वन अधिकार भी ले ले। सामूहिक वन अधिकार भी अभी लतिका ने डेटा निकाला, 138 गांवों को सामूहिक वन अधिकार मिला है, जिसमें नर्मदा किनारे टीबर गांव है, और दूसरे तहसील में 78 गांवों को मिला है। ये सब कैसा हुआ? कार्यकर्ताओं ने 110 गांवों का प्रचार और प्रबोधन किया, फॉर्मेट्स बनाने में योगिनी जैसी भी लग गई थी। ये सब होकर आज जो ताकत लोगों ने रखी है उसके तहत हुआ है। हो सकता है आगे भी, लेकिन आज नर्मदा आंदोलन की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। आखिरी बात कहूँ, महाराष्ट्र के साथियों ने ये समझ लेना चाहिए कि 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा महाराष्ट्र ने लगाया है और महाराष्ट्र को कोई लाभ न मिलते हुए इन गांवों को त्याग करने के लिए मजबूर किया है। वन भूमि और शासकीय भूमि जो डूबी है महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की, उसकी भरपाई भी नहीं मिली है। इनका सब झगड़ा चल रहा है, आर्बिट्रेशन चल रहा है, समितियां बन रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात में एक ही पार्टी है, महाराष्ट्र में भी अभी वही है, फिर भी विवाद चल रहा है, ये आप समझिए। और तो और जब फडणवीस सरकार थी 2015 में, तो अचानक एक अवैध अनुबंध हुआ गुजरात और महाराष्ट्र में, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी कॉपी हमने लाई है। उसमें क्या किया उन्होंने? आधा पानी महाराष्ट्र के हक का सरदार सरोवर से उठाना नहीं बूंद भी, लेकिन महाराष्ट्र का जो नदी का हिस्सा है वो पानी कितना आप रोक सकते हैं, ऐसा ट्रिब्यूनल के फैसले में वो है करीबन 11 TMC, 0.25 मिलियन एकड़ फीट। उसमें से आधा पानी गुजरात को देने का अनुबंध किया, उसके बदले वो कई पानी देगा। वो कहाँ देगा? तापी की घाटी, नर्मदा घाटी जो बीच में है, जहाँ इनके गांव है, दूर क्षेत्र से लगत के फलिए बचे हैं, सैकड़ों परिवार हैं जो वन अधिकार लिए हैं और ले भी रहे हैं, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उनको छोड़कर ये आधा पानी गुजरात को देकर उसके बदले तापी से लाएंगे, जो कब होगा, कैसे होगा, कोई भरोसा नहीं है। पहले भी उकाई बांध का अनुभव धुले जिले को आया। बचा हुआ पानी भी वो तापी में मोड़ने के लिए आज के आदिवासी विकास मंत्री बहुत ही उत्सुक है। 7 बांध बना रहे नर्मदा के ऊपर, नदियों पर, जिससे नर्मदा में जाने वाला पूरा पानी 2 तहसीलों से नंदुरबार जिले के वो रोक कर फिर उत्तराखंड जैसा एक बड़ा टनल सतपुड़ा में बनाकर नीचे लाएंगे, सतपुड़ा के नीचे, वो भी तापी की घाटी। ये सब जो हो रहा है वो तापी के घाटी में बसे हुए पुनर्वास करने वाले लोगों के नाम पर, लेकिन वहां कोई जरूरत नहीं है। ये 1994 से रोकते अभी आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि नर्मदा घाटी के 350 गांवों को वंचित रखेंगे और तापी में इंडस्ट्रीज के लिए, शहरों के लिए वो पानी लाना चाहते हैं, जिसमें बड़ी राजनीति चल रही है। तो आप सोचिए कि क्या हुआ बांध का, कितना फायदा और कितना नुकसान। और अगर आज भी हम लोग मोल्स कमेटी जैसी या हिडेनबर्ग जैसी कोई भी एजेंसी अगर चाहे कि वो फैक्ट फाइंडिंग करे, तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है।
लेकिन आप सब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से सहयोग किया है। कोई फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर, आनंद पटवर्धन जी की फिल्म कितनी जगह पहुंची, सीमंतगिरी गुरु ने हम पर हमला हुआ था, तब जो फिल्म बनाई उसी के कारण वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर परसों अहमदाबाद के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हार गए हैं। लेकिन ये बात अंतिम नहीं है, अभी भी संघर्ष जारी है, क्योंकि हमारे ऊपर हमले भी हुए हैं, केसेस भी चली है, हम उपवास पर बैठे हुए चक्का जाम में थे, ऐसा करके भी झूठी केसेस लगी है। हर बार केसेस की बात अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि विकास के नाम पर किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सरकारें और कैसे लड़ना पड़ता है, और उस संघर्ष में सहयोग देने वालों का कितना बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे कार्यकर्ता भी, सबका नाम लेना भी संभव नहीं, आते हैं फिर कुछ सालों के बाद जाते हैं, पर कुछ न कुछ विचार जारी रखते हैं, तो हम लोग खुश हैं। पर आज जो कार्यकर्ताओं की टीम लगी है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी ऐसे प्रतिनिधि है, पर गुजरात में कोई सरकार जवाब नहीं देती और लोगों के प्रतिनिधि भी सही रूप से आगे बढ़ते हैं तो भी वो नहीं पाते हैं कुछ भी, तो फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन आज गुजरात में सरदार पटेल का स्टैचू खड़ा है, पर वो भी आंसू ढालते होंगे, क्योंकि उसके नीचे के 72 आदिवासी गांव आज खतरे में हैं। एक एक का एक एक हिस्सा वो हटा रहे हैं, जबकि पहले के 6 गांव जिसमें बहुत संघर्ष हुआ था, अरुंधति को याद है कि कैसे रात को महिलाएं छूट के आई जेल से, तो भी पुलिस स्टेशन में बैठी रही, घर नहीं गई, जहां उनको कुछ खाना पीना नहीं दिया था, तब भी इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं लड़के भी 6 गांवों को इन्होंने आज तक जमीन के बदले जमीन नहीं दी है, जो 2013 में पहले की सरकार जाते जाते हुआ था निर्णय, आज तक अमल में नहीं लाया। तो 72 गांवों का क्या होगा, जिनको मुआवजा भी न देते हुए जिनकी जमीनें ली है, सब पर्यटन के नाम पर तितलियां छोड़ने वाले क्या प्रधानमंत्री कहे जाएंगे। उन्होंने एक बार कभी विस्थापित शब्द नहीं उच्चारा है, केवल गुजरात चुनाव में उनको याद आई, और वो भी विस्थापित उनकी नहीं, केवल याद आई कच्छ की, और उनको लगा कि हम अर्बन नक्सल है। साथियों, नक्सल कभी अर्बन रहेगा, वो तो हर बार रूरल और आदिवासी क्षेत्र में रहे। पर आज ये जरूरी है हम सबको कि हम लोग आगे बढ़ते हुए बाबा अम्बेडकर जी जैसे सभी को याद करते हुए हम लोग जीवनशाला ही नहीं, ये पूरा आंदोलन आगे लेने के लिए एक दूसरे के सहयोगी बने, ताकि विकास के नाम पर और अवधारणा पर जो हमको सवाल खड़े करना है क्लाइमेट चेंज को भी देखकर, वो हम खड़े करने में आपकी सहायता होगी, यही हम चाहते हैं। हर चोर के टक्कर में